साथियों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं राजेश त्यागी आपके साथ हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को 100 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में, तुर्कमेनिस्तान के ताशकंद में जो एक स्वतंत्र सोवियत समाजवादी गणराज्य था, अक्टूबर क्रांति से जिसकी स्थापना हुई थी, उसके शहर ताशकंद आज 17 अक्टूबर 2020 को उस पार्टी की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हम उसकी शतवार्षिकी मना रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास में और विशेष रूप से दक्षिण एशिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी अध्याय था, जिसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इस मौके पर, स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर, हम 3 लेक्चर्स की, 3 व्याख्यानों की एक व्याख्यान श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला व्याख्यान हम आज कर रहे हैं। ये श्रृंखला, हम इसका जो शीर्षक है श्रृंखला का, वो हमने रखा है सीपीआई से डब्ल्यूएसपी तक, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तक कम्युनिस्ट आंदोलन की एक सदी। ये इसका शीर्षक है और इसे हम 3 लेक्चर्स में, 3 व्याख्यानों में इस सीरीज को पूरा करेंगे, जिसका पहला लेक्चर हम आज रख रहे हैं। और ये 3 लेक्चर हैं। पहला लेक्चर जो है उसका शीर्षक है 1920 से 30 के बीच सीपीआई का गठन और स्टालिनवाद के फंदे में उसका विकृतीकरण। दूसरा लेक्चर रहेगा 1930 के बाद पतनशील सीपीआई का काला इतिहास। और तीसरा लेक्चर रहेगा चौथे अंतर्राष्ट्रीय और बीएलपीआई के गठन से डब्ल्यूएसपी तक। बीएलपीआई बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो चौथे इंटरनेशनल के साथ जुड़ी हुई थी, ट्रॉट्स्कीवादी पार्टी थी, जिसका दक्षिण एशिया में सबसे शानदार इतिहास है। तो बीएलपीआई के गठन से डब्ल्यूएसपी तक, चौथा अंतर्राष्ट्रीय और बीएलपीआई के गठन से डब्ल्यूएसपी तक, ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। तो हम आज पहला लेक्चर कर रहे हैं, जिसका शीर्षक रहेगा 1920 से 30 के बीच सीपीआई का गठन और स्टालिनवाद के फंदे में उसका विकृतीकरण। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो शतवार्षिकी पूरी हो रही है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को, इसे लेकर भारत की सबसे बड़ी जो स्टालिनवादी पार्टी है सीपीएम, उसने इस वार्षिकी को मनाने का ऐलान किया। और ये पहली बार कर रही है सीपीएम, आपको ये भी बता दें। सीपीआई जो स्टालिनवादियों की मुख्य पार्टी है, वो 1920 की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को नहीं मानती। स्टालिनवादियों की जो मूल पार्टी है सीपीआई, जिसके गर्भ से बाकी सब पार्टियां निकली हैं, उसका कहना है कि 1920 में किसी पार्टी की स्थापना नहीं हुई। उसका कहना है कि यह स्थापना कानपुर के अंदर 1925 में हुई थी। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। तो हम बताएंगे कि वो ये झूठ क्यों बोल रही है, ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रही है, क्यों 1925 में इसकी स्थापना को मान रही है और क्यों 1920 में इसकी स्थापना को नहीं मान रही है। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीएम ने, इसकी स्थापना को 1920 में माना। और सीपीएम जो है वो 100 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्थापना के इस शतवार्षिकी को मान रही है और मना रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जितनी भी स्टालिनवादी पार्टियां आज मौजूद हैं, जो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी कहती हैं, इनमें से किसी भी पार्टी का
उस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उस पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है जिसे 1920 में लेनिन और ट्रॉट्स्की की लीडरशिप में, लेनिन और ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में ताशकंद में स्थापित किया गया था। सीपीएम का यह दावा, जो बार बार आपने देखा कि प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, वृंदा करात और उनके तमाम नेता जो अभी बोल रहे हैं और बोलेंगे, वे अपने भाषणों के शुरू में यह दावा कर रहे हैं, सीपीएम को वे 1920 की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ रहे हैं, उस कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ रहे हैं जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस पार्टी से आज की सीपीएम का कोई वास्ता नहीं है। आज की सीपीएम जो लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी के तलवे सहला रही है, जिसने 1947 से पहले ब्रिटिश सत्ता के तलवे सहलाए, जिसने 1947 के बाद लगातार कांग्रेस और दूसरी बूर्जुआ पार्टियों के तलवे सहलाए, उनकी कुलीगिरी की, उनके लिए पालकी ढोई, उनके पोस्टर चिपकाए, उनकी दरियां झाड़ी, और आज भी वे वही कर रहे हैं। बिहार के चुनाव इसका बिल्कुल पुख्ता और स्पष्ट प्रमाण है। तो इस सीपीएम का, इस कम्युनिस्ट पार्टी का, जो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, वास्तव में स्टालिनवादी पार्टी है वो, इसका 1920 की उस पार्टी से लेश मात्र भी संबंध नहीं है जिसकी स्थापना लेनिन और ट्रॉट्स्की के निर्देशन वाले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के निर्देशन में हुई थी, तीसरे इंटरनेशनल के, कॉमिंटर्न के निर्देशन में हुई थी। हम इस पर बात करेंगे। तो आज जो हम पहला लेक्चर दे रहे हैं उसका हम उसमें एक दशक का जो पीरियड है, 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में, और 1930 आते आते उस पार्टी का पूरी तरह से स्खलन, उस पार्टी का पूरी तरह से पतन। तो हम इस एक दशक की आज बात करेंगे। इसके बाद वाला जो समय है हम बाद वाले लेक्चर्स में लेंगे। आज इस एक दशक पर हम चर्चा करेंगे जिसमें ताशकंद में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, एक शानदार क्रांतिकारी पार्टी के तौर पर वो सामने आती है, उसका चमकता इतिहास रहता है, लेकिन एक ही दशक के अंदर वो स्टालिनवाद के फंदे में फंसकर पूरी तरह से तिरोहित हो जाती है, पूरी तरह से उसका पतन हो जाता है। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे और हमारा जो पहला लेक्चर है उसका विषय यही है, 1920 से 30 सीपीआई का गठन और स्टालिनवाद के फंदे में उसका विकृतीकरण। तो साथियों, जैसा हमने कहा कि सीपीएम जो स्टालिनवादियों की सबसे बड़ी पार्टी है, कॉमरेड सर्बजीत संधू रेड सैल्यूट दे रहे हैं सभी को, अमृतसरी कॉमरेड्स की तरफ से, पंजाब के कॉमरेड्स की तरफ से। तो आपको भी रेड सैल्यूट कॉमरेड। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हम आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कम्युनिस्ट पार्टी के जो पहले 10 साल हैं, उन पहले 10 सालों में, पहले दशक में किस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है बनती है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी के तौर पे सामने आती है और फिर उसका पतन हो जाता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि सीपीजी है झूठा है, और सीपीएम का उस कम्युनिस्ट पार्टी से कोई भी साम्य नहीं है जिसकी स्थापना 1920 में हमने की थी, और जो पार्टी भारत में इनकलाब के लिए बनी थी, जो पार्टी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट देने और उसके खिलाफ सशस्त्र क्रांति संगठित करने के लिए बनी थी, आज राजद और कांग्रेस की, सपा और बसपा की झल्ली ढो रहे इन कहारों का, इन सेवकों का, पूंजीवाद के इन सेवकों का उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने उस पार्टी की तरफ से पूरी तरह पीठ फेर ली थी दशकों पहले, और उससे पूरी तरह से इन्होंने अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। तो इसे समझने के लिए, इस एक दशक में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के उत्थान पतन को समझने के लिए, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, जिन पर प्रकाश करात, वृंदा करात और सीताराम येचुरी जैसे नेताओं ने पूरी तरह से पर्दा डाला है, और उन्होंने सिर्फ अपने लेक्चर्स में बेहुदा लफाजी की है। तो हम इन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने की जो पृष्ठभूमि है, हमें उसे समझना होगा। तो वो पहले विश्व युद्ध से हम कह सकते हैं कि वो शुरू होती है, जिसमें मजदूर वर्ग का
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का पूरी दुनिया के अंदर तमाम देशों में क्रांतिकरण हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का अभूतपूर्व क्रांतिकरण कर दिया था, और इस क्रांतिकरण के बीच ये जो साम्राज्यवाद की श्रृंखला थी, साम्राज्यवाद की जो चेन थी, इंपीरियलिस्ट चेन थी, अपनी सबसे कमजोर कड़ी पर रूस में टूट गई और क्रांतिकारी सोवियत संघ का जन्म हुआ। क्रांतिकारी समाजवादी क्रांति का जन्म हुआ, अक्टूबर क्रांति का जन्म हुआ, और उस अक्टूबर क्रांति के बीच से सोवियत संघ निकला। दुनिया में दुनिया का 1/6 हिस्सा, उस दुनिया का छठा हिस्सा लाल हो गया। सरभारा ने दुनिया के छठे हिस्से पर सत्ता छीन ली और उस पर से तमाम शोषक वर्गों का आधिपत्य मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया। अक्टूबर विजय ने दुनिया भर में एक जबरदस्त क्रांतिकारी लहर और एक विश्वास पैदा किया और पूंजीवाद को उल्टा लपेटना शुरू कर दिया। अक्टूबर विजय ने, इस लाल अक्टूबर ने दुनिया भर में सरभारा को, युवाओं को यह विश्वास दिला दिया कि पूंजीवाद के दिन अब धरती पर गिने चुने रह गए। लेकिन इसके साथ ही इस क्रांति को यूरोप में ले जाते हुए, आप जानते हैं जिस मकसद से लेनिन और ट्रॉट्स्की ने तीसरे इंटरनेशनल कॉमिंटर्न का संगठन किया 1919 में, इस क्रांति को दुनिया भर में फैला देने के लिए, दुनिया भर में तख्ते उलट देने के लिए, दुनिया भर में सत्ता छीनकर दुनिया में एक समाजवादी संघ बनाने के लिए, इतिहास ने इस सपने को कुछ और दिशा दी। यूरोप में, पश्चिम में क्रांतियां सफल नहीं हो पाई, और ये क्रांतियां इसलिए सफल नहीं हो पाई, इनमें जो इनके जो कुछ कारण थे, उनमें से एक मुख्य कारण था कि पिछड़े हुए देशों में तो बात छोड़ ही दें, यूरोप में भी लेनिनवादी ढंग की, बोल्शेविक ढंग की कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद नहीं थी। सबसे एडवांस कंट्रीज में भी, सबसे विकसित देशों में भी, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी बोल्शेविक ढंग की पार्टियां मौजूद नहीं थी। पुरानी सामाजिक जनवादी ढंग की पार्टियां जो हैं वो मौजूद थी, सोशल डेमोक्रेटिक ढंग की पार्टियां मौजूद थी, जो पार्टियां क्रांतियों को ठोस नेतृत्व देने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही थी, उसमें नाकाम साबित हो रही थी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज अक्टूबर क्रांति के सामने था और अक्टूबर क्रांति के नेताओं के सामने था, लेनिन और ट्रॉट्स्की के सामने था, वो था दुनिया भर में बोल्शेविक ढंग की लेनिनवादी पार्टियों का, पेशेवर क्रांतिकारियों के न्यूक्लियस वाली, नाभिक वाली पार्टियों का संगठन करना। और ये पार्टियां सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की पार्टी के संगठकों के तौर पर ही हो सकती थी। ऐसी पार्टी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो सकती थी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की पार्टी हो सकती थी। तो सबसे पहला काम जिस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी सोवियत राज्य ने, लेनिन और ट्रॉट्स्की ने, और उनके तहत तमाम लेनिनवादियों ने, ट्रॉट्स्कीवादियों ने, तो वो सबसे ज़्यादा तवज्जो का जो मुद्दा था वो था एक विश्व पार्टी का संगठन। और 1919 के शुरू में ही, बल्कि मैं कहूँगा कि 1918 के अंत में इसके लिए काम शुरू कर दिया गया था। और इन तैयारियों का परिणाम था कि 1919 के शुरू में, जनवरी 1919 में ही कॉमिंटर्न की, तीसरे इंटरनेशनल की स्थापना के लिए उसकी कांग्रेस बुला ली गई थी। हालांकि उस समय सोवियत संघ की जबरदस्त घेराबंदी की हुई थी 16 देशों ने, और इस सब के चलते आप जानते हैं कि गृहयुद्ध जारी था। उस गृहयुद्ध के बीच में, उसकी लपटों के बीच में कॉमिंटर्न की ये कांग्रेस बुलाई गई थी मॉस्को के अंदर। और इस घेराबंदी की वजह से, साम्राज्यवादी देशों की इस घेराबंदी की वजह से जो डेलीगेट्स थे वो कॉमिंटर्न की कांग्रेस में नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि डेलीगेट्स
विकसित देशों से भी डेलीगेट्स कॉमिंटन की कांग्रेस में नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए कॉमिंटन की इस पहली कांग्रेस को स्थगित करना पड़ा। जनवरी से उसे मार्च में करना पड़ा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मार्च में भी बहुत लोग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जैसे तैसे मार्च में ये कांग्रेस की गई। कॉमिंटन की जो फाउंडिंग कांग्रेस है, तीसरे इंटरनेशनल की, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय की जो स्थापना, वो मार्च 1919 में कर दी गई। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया वो ये रखा गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय के हिस्सों के तौर पर, इसके सेक्शंस के तौर पर दुनिया भर में तमाम देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन किया जाए, कम्युनिस्ट पार्टियों को ऑर्गेनाइज किया जाए। बोल्शेविक ढंग की कम्युनिस्ट पार्टियां, उस ढंग की कम्युनिस्ट पार्टियां जिस ढंग की कम्युनिस्ट पार्टी की वकालत लेनिन ने अपनी किताब व्हाट इज टू बी डन, क्या करें में की थी, जिसमें लेनिन का उद्देश्य पार्टी को पेशेवर क्रांतिकारियों के एक नाभिक के चारों तरफ, एक कार्यक्रम के चारों तरफ संगठित करना था। एक प्रोग्राम बेस्ड पार्टी, एक कार्डर बेस्ड पार्टी, एक प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज की पार्टी। तो लेनिन का ये जो फॉर्मूला था पार्टी को संगठित करने का, जिसे हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि रूस में बड़ी कामयाबी के साथ उसे लागू किया गया था। और इस पार्टी ने अक्टूबर 1917 में सत्ता छीन ली थी। तो इस किस्म की पार्टी के संगठन के लिए बोल्शेविक नेता जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और इसके लिए तीसरा इंटरनेशनल कॉमिंटर्न बनाया गया था। कॉमिंटर्न ने इस तरह की पार्टियों की रचना शुरू की और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में तुर्कमेनिस्तान के ताशकंद में 1920 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की रचना हुई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और इस कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी क्रांतिकारी थे, वे मॉस्को में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद उन्होंने ताशकंद के अंदर जाकर ये कांग्रेस की थी, तुर्कमेनिस्तान के ताशकंद में। और इसके संस्थापकों में अगर हम नाम लें तो ये 7 लोगों का हम इसमें नाम ले सकते हैं, जिसमें एमन रॉय थे, उनकी पत्नी एवलिन ट्रेंट रॉय थी, अवनी मुखर्जी और उनकी पत्नी रोज़ा फिटिंगॉफ, मोहम्मद अली जिन्हें अहमद हसन के नाम से भी जाना जाता था, उनका गुप्त नाम था, पार्टी नाम था, तो मोहम्मद अली, और फिर मोहम्मद शफीक सिद्दीकी, हसरत मोहानी, भोपाल से रफ़ीक अहमद, एमपीटी आचार्य और उत्तर पश्चिमी सीमा के सुल्तान अहमद खान तारिन। तो ये लोग थे जिन्होंने, ये प्रवासी लोग थे जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में, ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी, उसकी आधारशिला रखी और ये जो पार्टी है ये अस्तित्व में आई। मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको चलते चलते बता दूं कि सीपीआई जो भारत में स्टालिनवादियों की सबसे पुरानी पार्टी है, वो इस ग्लोरियस फाउंडिंग को, इस शानदार जो इसकी स्थापना थी कम्युनिस्ट पार्टी की, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की, इसको नहीं मानती है। वो कहती है कि बाद में 1925 में ही कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को जो कांग्रेस हुई उसी के अंदर स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, और 1920 में कोई स्थापना नहीं हुई। अभी हम उस पर आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा 1925 में वो कानपुर में कांग्रेस क्या थी। तो ये जो 1920 में प्रवासियों ने स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने तीसरे इंटरनेशनल के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बताया था, तो इससे स्टालिनवादियों ने पीठ फेर ली थी। और ये इसलिए पीठ फेर ली थी क्योंकि स्टालिनवादियों का जो मेंशेविक कार्यक्रम था वो किसी भी तरह से तीसरे इंटरनेशनल के उस कार्यक्रम से लेश मात्र भी मेल नहीं खाता था, बल्कि उसका ठीक उलट था। शुरू की 4 कांग्रेस, कॉमिंटन की जो शुरू की 4 कांग्रेस हैं, उनके ज़्यादातर डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर दस्तावेज भी लियोन ट्रॉट्स्की ने ही तैयार किए थे, लियोन ट्रॉट्स्की ने ही ड्राफ्ट किए थे। और ये जो घोषणा पत्र था कॉमिंटर्न का, जो 1919 में ही उसकी कार्यकारी परिषद ने दुनिया भर में भेजा था, बांटा था,
तो इससे स्टालिनवादियों ने क्योंकि अपना पूरी तरह से नाता तोड़ लिया, बाद में इसे रेप्यूडिएट कर दिया, इसे तिरस्कृत कर दिया, इसलिए वे 1920 की कांग्रेस का भी विरोध करते। सीपीएम ने जानबूझकर इस बार 1920 की कांग्रेस का स्मरण किया, उसे याद किया है, और वो इसलिए याद किया है क्योंकि सीपीएम अपने बाद के काले इतिहास पर पोछा फेरना चाहती है, उसे छिपाना चाहती है, इस चमकते हुए लाल पर्दे के पीछे उसे छिपाना चाहती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सीपीएम के इन सियारों का, ये जो सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और वृंदा करात और दीपंकर भट्टाचार्य जैसे लोग हैं, इनका उस कम्युनिस्ट पार्टी से, उस कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्यों से, कॉमिंटर्न से, उसके कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इसकी स्थापना है कम्युनिस्ट पार्टी की, ये किस तरह से हुई और किस तरह से हमने आपको बताया कि जिन लोगों ने इसे स्थापित किया वे सभी प्रवासी थे, प्रवासी क्रांतिकारी थे जो रूस में रह रहे थे, उनमें से ज़्यादातर लोग, और बाकी इधर उधर से इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ताशकंद में इसकी नींव रखी थी पार्टी की। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस पार्टी ने ताशकंद से इसने संपर्क शुरू किए थे, जिससे बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर से संपर्क किया गया था। अनुशीलन समिति और युगांतर दोनों एक तरह से नरोदनिक संगठन थे, आतंकी संगठन थे, और इन संगठनों को मार्क्सवाद की तरफ मोड़ने में, इन संगठनों में मार्क्सवाद का प्रचार करने में ताशकंद में स्थापित इस कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा हाथ रहा था। ये ऐसे तथ्य हैं जिनकी आज ये जो स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये चर्चा भी नहीं करती हैं, आपने सुना भी नहीं होगा। तो अनुशीलन समिति और युगांतर को मार्क्सवाद की तरफ मोड़ा गया, और इसी समय आप जानते हैं कि इसमें से जो राइट विंग एलिमेंट्स थे, अनुशीलन समिति में जो राइट विंग एलिमेंट्स थे वो इसे छोड़कर अलग हो गए, जिनमें हेडगेवार भी एक था, बलिराम हेडगेवार, जिसने 1925 में ही आरएसएस की स्थापना की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ये अनुशीलन समिति के दक्षिण विंग में था। तो ये अनुशीलन समिति कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में, उसके प्रचार में दो हिस्सों में टूट गई। दक्षिणपंथी हिस्सा इससे अलग हो गया और वामपंथी हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चला गया। इसी तरह युगांतर, ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप था जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है शामिल हो गए इसके लिए। इसी तरह इन ग्रुपों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में ही मुजफ्फर अहमद एक ग्रुप चलाते थे, उनसे संपर्क हुआ। बंबई में एस ए डांगे, मद्रास में सिंगारवेलू चेट्टियार, और उत्तर प्रदेश जो उस समय यूनिफाइड प्रोविंस था उसमें शौकत उस्मानी, और पंजाब सिंध में गुलाम हुसैन। तो ये तमाम नेता थे जिनसे संपर्क साधा कम्युनिस्ट पार्टी ने, और इन्हें जो है पार्टी के साथ जोड़ा, जिससे पार्टी की, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की आधारशिला पड़ी। मजदूर वर्ग की यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अंदर एक बड़ा डिस्प्यूट था, एक विवाद था, जो एम एन रॉय और लेनिन के बीच में खड़ा हुआ था। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो दौर था 1920 का, जिसमें ये पार्टी स्थापित हो रही थी और जिसमें कॉमिंटर्न के अंदर ये बहस चल रही थी 19, 20 और 21 के दौर में, भारत में क्रांति के चरित्र पर, भारत की बूर्जुआजी के चरित्र पर, भारत में मजदूर वर्ग और उसके कार्यभारों पर, उसके क्रांतिकारी कार्यभारों पर, इस पर कॉमिंटर्न में डिबेट चल रही थी। तीसरे इंटरनेशनल के भीतर जो है इस पर डिबेट हुई थी, इस पर विवाद हुए थे, बहस हुई थी। और इन बहसों में मैं आपको बता दूं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि भारत उस समय एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था, एक संक्रमण काल से गुजर रहा था, जिसमें मजदूर वर्ग अभी बूर्जुआजी के साथ बंधा हुआ था। बूर्जुआजी के साथ किस सेंस में बंधा हुआ था कि अभी तक यहां जो पार्टी मौजूद थी, राजनीतिक पार्टी मौजूद थी, जो
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, वो प्रतिनिधित्व यहां पूरी तरह से बूर्जुआजी के हाथ में था। बूर्जुआजी की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वही एकमात्र पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के अंदर। और उसी के जरिए मजदूर वर्ग भी और मजदूर वर्ग से जुड़ी हुई ताकतें भी उसका लेफ्ट विंग बन करके, कांग्रेस का लेफ्ट विंग बन करके जो है वो काम कर रही थी। कांग्रेस के मंच पर ही वे भी सक्रिय थी। और वामपंथ की किसी तरह की कोई मजबूत परंपरा, कोई स्पष्ट परंपरा यहां नहीं बनी थी, क्योंकि मजदूर वर्ग अभी अपने आप को बूर्जुआजी से अलग नहीं कर पाया था। ये एक संक्रमणकालीन दौर था। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए यह हुआ कि कॉमिंटर्न के अंदर जब ये मुद्दा आया, कॉलोनियल थीसिस का मुद्दा आया कि कॉलोनीज के अंदर विशेष रूप से भारत के संदर्भ में इस प्रश्न को जांचा जा रहा था कॉमिंटर्न के अंदर कि वहां मजदूर वर्ग की भूमिका क्या होनी चाहिए, मजदूर वर्ग को बूर्जुआजी के, राष्ट्रीय बूर्जुआजी के खिलाफ और उससे अलग कार्रवाई करनी चाहिए या उससे मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो लेनिन और एम एन रॉय के बीच में इसे लेकर के मतभेद हो। लेनिन और एम एन रॉय के बीच में जो मतभेद थे बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें लेनिन का भी यह मानना था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, एक कॉलोनियल कंट्री है, एक उपनिवेश है, इसलिए वहां अभी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र कार्रवाई के लिए बल्कि स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय पूंजीवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभी कोई स्कोप नहीं है। और इसलिए मजदूर वर्ग को वहाँ भारत के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर जो है, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर उसके मंचों पर काम करना चाहिए। एम एन रॉय और इसलिए यहाँ लेनिन भारत में पूंजीपति वर्ग को, उस समय के पूंजीपति वर्ग को एक प्रगतिशील भूमिका भी दे रहे थे। एम एन रॉय जो भारत से थे और इसलिए भारत के बारे में उन्हें बेहतर पता था। लेनिन एम एन रॉय से कम ब्रिलियंट थे। लेनिन बहुत ब्रिलियंट थे और लेनिन बहुत दूर तक देख सकते थे, लेकिन क्योंकि लेनिन के पास भारत की स्थिति का, भारत की सिचुएशन का फर्स्ट हैंड अकाउंट नहीं था, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट एम एन रॉय के पास था। एम एन रॉय इसको ज़्यादा स्पष्टता से देख पा रहे थे भारत में। एम एन रॉय विशेष रूप से बंबई की तरफ देखते हुए, मजदूर वर्ग के बनते हुए संघर्षों की तरफ देखते हुए, उमड़ते हुए संघर्षों की तरफ देखते हुए एम एन रॉय ये कह रहे थे कि नहीं, भारत के अंदर बूर्जुआजी और मजदूर वर्ग के बीच का ये जो सामंजस्य, जो संघात है, ये पुराना पड़ता जा रहा है और नए दौर में अब मजदूर वर्ग को बूर्जुआजी से अलग और बूर्जुआजी के खिलाफ, राष्ट्रीय बूर्जुआजी के खिलाफ एक वर्ग के रूप में संगठित होना चाहिए। और इस अर्थ में जो बूर्जुआ जनवादी क्रांति का चरित्र है भारत के अंदर, उसे लेकर भी लेनिन और एम एन रॉय के बीच में मतभेद थे। लेकिन लेनिन और एम एन रॉय के बीच में जो मतभेद थे, ये एक ही चीज की दो व्याख्याएं नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग चीजों की दो व्याख्याएं थी। लेनिन अभी भारत को एक ऐसी कॉलोनी के रूप में देख रहे थे जिसके अंदर अभी पूंजीवाद का विकास भविष्य की चीज थी, लेकिन एम एन रॉय भारत को एक ऐसी कॉलोनी के रूप में देख रहे थे जिसमें न सिर्फ पूंजीवाद का विकास हो गया है, बल्कि जो सर्वहारा है वो एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के तौर पर सामने आने के लिए तैयार हो चुका है। तो एम एन रॉय से ज्यादा स्पष्टता के साथ देख पाए। ये एक मुद्दा था जो कॉलोनियल थीसिस थी, एक मुद्दा था, कॉलोनियल क्वेश्चन था, औपनिवेशिक प्रश्न था, जिस पर एम एन रॉय लेनिन से ज्यादा सही थे और संभवतः यही एकमात्र मुद्दा था जिस पर एम एन रॉय सही थे। बाकी सब चीजों पर एम एन रॉय, जैसा हम बाद में इसका जिक्र करेंगे, किसी दूसरे लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से एम एन रॉय बाकी सब चीजों पर गलत थे, लेकिन औपनिवेशिक प्रश्न पर एम एन रॉय सही थे। और जब एम एन रॉय की थीसिस को लेनिन को पढ़ने के लिए दिया गया, लेनिन ने एम एन रॉय की थीसिस पढ़ी, तो लेनिन ने एम एन रॉय की थीसिस को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि लेनिन ने एम एन रॉय की थीसिस को अंगीकार किया। और लेनिन ने बड़ी समझदारी से यह कहा कि एम एन रॉय की थीसिस भी मेरी थीसिस के साथ, जो आधिकारिक पत्रिका थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसके अंदर छापी जाए। तो ये जो औपनिवेशिक थीसिस थी, ये लेनिन और एम एन रॉय दोनों की थीसिस साथ साथ छपी थी और ये पहला ही मौका था, एकमात्र मौका था
कॉमिंटर्न के अंदर, जिसमें लेनिन और एम एन रॉय की थीसिस को साथ साथ छापा गया था। औपनिवेशिक प्रश्न पर लेनिन एम एन रॉय की थीसिस का महत्व और उसका भार समझ गए थे और उन्होंने एम एन रॉय की थीसिस को अपने साथ छापा था। दरअसल ये दोनों थीसिस मिलकर, लेनिन और एम एन रॉय की थीसिस मिलकर, भारत में उस समय के पूंजीवाद, बूर्जुआजी और मजदूर वर्ग का, उसकी भूमिका का, उसके अंतरी का सबसे, क्रांति के अंतरी का सबसे सटीक चित्रण करते। अलग अलग शायद वो चित्रण उतना सटीक नहीं हो पाता। लेनिन ने अंततः, कॉमिंटर्न ने इस थीसिस के प्रकाशन के बाद कॉमिंटर्न ने लाइन ली कि भारत की क्रांति को हम बूर्जुआ जनवादी की जगह क्रांतिकारी जनवादी कहें, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन कहें, बूर्जुआ डेमोक्रेटिक की जगह। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लेनिन के लिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। ये सिर्फ समझने वालों के लिए, अधिक स्पष्टता लाने के लिए लेनिन ने इसके लिए हाँ की थी, क्योंकि लेनिन पहले से ये कहते रहे थे कि रूस के संदर्भ में उन्होंने लिखा कि हमारी क्रांति बूर्जुआ जनवादी क्रांति है। इसका मतलब ये नहीं है कि बूर्जुआजी इस क्रांति की नायक है, बूर्जुआजी इस क्रांति की अगुआ है। उन्होंने कहा कि बूर्जुआ जनवादी क्रांति है, इससे मजदूर वर्ग की जो लीडरशिप है वो किसी भी हालत में कम नहीं होती। मजदूर वर्ग का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसका जो लीडिंग रोल है, वो किसी मामले में कम नहीं होता। तो भारत के संदर्भ में भी भारत की क्रांति का विश्लेषण करते हुए, उसका चरित्र निरूपण करते हुए कॉमिंटर्न ने ये जो लाइन ली कि वो क्रांतिकारी जनवादी रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन है, तो ये लाइन जो है ये उस लाइन से अपने आप में पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर जुदा नहीं है, जिसको लेनिन जो है वो बूर्जुआ जनवादी क्रांति कहा करते थे। तो 1920 में साथियों ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई ताशकंद में, तुर्कमेनिस्तान के। और ये शानदार पार्टी जो है ये कायम रही। और आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात और बता दें कि 1920 से 30 के बीच में पूरे एक दशक में इस पार्टी का कोई सिलसिलेवार, कोई ढंग का संगठन नहीं था। एक दशक तक ये पार्टी सिर्फ एक बैनर थी, पार्टी का सिर्फ एक बैनर था। लेकिन इसके बावजूद इसका जो स्वर्ण काल था भारत में, जिसे हम कहेंगे इसका स्वर्ण काल था, इसका जो चमकता हुआ काल था भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का, वो यही एक दशक था, 1920 से 30 के बीच का जो समय है। हालांकि इस समय में भी 1920 से 30 की तरफ ये पतन की तरफ जा रही है, तिरोहित हो रही है। लेकिन तब भी ये जो समय है, और ख़ासतौर से इसका जो पहला पूर्वार्ध है 1924 और 25 तक, कम से कम पहले 4-5 साल हम कह सकते हैं, 4 साल तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, तो ये इसका चमकता हुआ समय था। मैं आपको बता दूं कि इस दौर में इस पार्टी के ऊपर भयंकर दमन हुआ था। हालांकि ये कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, लेकिन इसके ऊपर भयंकर दमन हुआ था और इसके एक भी कारिंदे को, एक भी सदस्य को ब्रिटिश सरकार ने स्पेयर नहीं किया था। अगर हम बात करें 1920 से और 29 के बीच की, 1921 में ब्रिटिश सरकार को ये पता चल पाया कि पार्टी संगठित हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हो गई है, और इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद दहल गया। हालांकि सिर्फ 7 लोग इसके सदस्य थे जिन्होंने भारत से बाहर ताशकंद में इस पार्टी को संगठित किया था। ताशकंद में 7 लोगों की सिर्फ ये पार्टी थी जो संगठित हुई थी, लेकिन इसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दहला कर रख दिया, उनकी नींद उड़ा दी। 7 लोगों की, सिर्फ 7 लोगों की इस पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी। और 1921 में जैसे ही उन्हें पता चला कि ये पार्टी संगठित हो गई है, तो सबसे पहला जो मुकदमा बना पेशावर षड्यंत्र कांड था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने ये आरोप लगाए पेशावर षड्यंत्र कांड में कि मुहाजिर लोग जो हैं, जो प्रवासी लोग हैं, अप्रवासी लोग हैं, उन्हें सोवियत सत्ता जो है भारत में भेज रही है इनकलाब के लिए, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के लिए, उन्हें हथियार और पैसा भी दे। और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसमें कोई गलत नहीं था, ये सही था।
कि ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में जो सोवियत सत्ता है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, अफ़गानिस्तान के सीमा पर उसने मिलिट्री स्कूल खोला था, सैनिक स्कूल खोला था क्रांतिकारियों को शिक्षित दीक्षित करने के लिए और ब्रिटिश सरकार का एक सशस्त्र क्रांति के जरिए तख्ता उलट देने के लिए। तो ये जो मुहाजिर थे ये आ रहे थे और ये पेशावर षड्यंत्र कांड जो है ये बनाया गया था, ये मुकदमा बनाया गया था जिसके अंदर 5 मुकदमे 1922 से 27 के बीच में दर्ज किए गए और इनमें तमाम रूस से जो लौटे हुए मुहाजिर थे, आप्रवासी थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर उन पर ये मुकदमे चलाए गए और उन्हें लंबी सजाएं दे दी गई। तो ये जो पेशावर षड्यंत्र कांड था ये 5 मुकदमों में बटा हुआ था और इसकी जो दैनिक अखबार थे उन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से रिपोर्टिंग्स की थी। उन्होंने बताया था किस तरह से जो कम्युनिस्ट सोवियत संघ है वो भारत में ब्रिटिश सरकार का बलपूर्वक तख्ता उलट देने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने कम्युनिस्ट पार्टी संगठित कर ली है। ताशकंद का पता चल गया था ब्रिटिश सरकार को और तब कम्युनिस्ट पार्टी से पास या दूर से जो भी जुड़ा हुआ था उन सबको ब्रिटिश सरकार जो है गिरफ्तार कर रही थी और ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी जिनका किसी भी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के से दूर का भी कोई संबंध हो सकता था। तो पेशावर षड्यंत्र कांड जिसके अंदर 5 मुकदमे एक सीरीज में दर्ज किए गए 1922 से और 27 के बीच, तो ये एक बड़ा कांड था। इसी तरह से कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस जिसमें बड़े नेताओं पर यह आरोप लगाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के, उन पर भी जो अभी प्रवास में थे, जो भारत में घुसे भी नहीं थे, ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सोवियत संघ के साथ मिलकर। और मई 1924 में ये मुकदमा जो है जिसको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, तो वो सामने आया। और इन सब में उसके बाद ये 1924 में बोल्शेविक षड्यंत्र केस सामने आया। 1922 से 27 के बीच मैंने बताया 5 मुकदमे कानपुर षड्यंत्र केस में दर्ज किए गए और उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो दर्ज किया गया। ये और भी मज़ेदार था। 1929 में मई 1929 को ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया और इस मुकदमे में दरअसल हुआ क्या था कि बम्बई में जो सूती कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई थी उसने दहला दिया था ब्रिटिश सरकार को और उसके साथ ही 1929 में जो रेलवे हड़ताल शुरू हुई उसने पूरी तरह से रीढ़ तोड़ दी थी ब्रिटिश सरकार की, जिसके बाद जिसका बदला लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो रजिस्टर किया गया, दर्ज किया गया। हिंसक क्रांति और राजद्रोह के आरोप कम्युनिस्ट नेताओं पर लगाए गए और दैनिक अखबार तरह तरह की कहानियां अपने मुख्य पृष्ठ पर उस समय छापा करते थे। अखबार भरे होते थे कम्युनिस्टों की कहानियों से कि किस तरह से कम्युनिस्ट ब्रिटिश सत्ता को हथियारों के साथ उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन्हीं कहानियों से दैनिक अखबार भरे हुआ करते थे। तो दोस्तों, युवा पीढ़ी ने इस क्रूर दमन चक्र के बीच कम्युनिस्ट सिद्धांतों, कॉमिंटर्न के लक्ष्यों और कम्युनिज्म के बारे में भारत में जाना। भारत में जो युवा पीढ़ी है उसका जो पहला परिचय हुआ कम्युनिज्म से, मार्क्सवाद से, वो दमन की इस आग के बीच में हुआ जिसमें तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिसका भी कोई संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से मिल जाता था तो उसे उठाकर जो है उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता था और जहाँ से बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं था। इस दौर में मुजफ्फर अहमद, खासतौर से ये जो मेरठ षड्यंत्र केस बनाया था जिसमें रेलवे हड़ताल को मुद्दा बनाकर ये कहा गया था कि इस हड़ताल का उद्देश्य जो है, रेलवे हड़ताल का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट देना था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ब्रिटिश सरकार है उसके पास एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो सरकार एक हड़ताल से डरा करती थी क्योंकि उसके पीछे एक वास्तविक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाहे उसके सदस्य मुट्ठी भरी थे। वे उस कम्युनिस्ट पार्टी से डरा करती थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के भूत से, उसके प्रेत से ब्रिटिश सरकार की आत्मा कांपा करती थी। और आज 10 लाख की सदस्यता वाली ये पार्टियां खड़ी हैं
तो इनकी तरफ जो है सरकार कान भी नहीं देती। डरना तो दूर की बात है, ये जोकरों की पार्टियां बन गई हैं, ये मजाक बनकर रह गई हैं। ये 4-4 और 6-6 सीट के लिए बिहार जैसे क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से 4-4, 6-6 सीटों की भीख मांगती घूम रही है। लाखों की सदस्यता वाली पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उस पार्टी के बीच में जिसे लेनिन और ट्रॉट्स्की की लीडरशिप में संगठित किया गया था, जिसने सिर्फ 7 मेंबर्स के साथ, 7 सदस्यों के साथ शुरुआत की थी, किस तरह से उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कपा कर रख दिया था और किस तरह से उस समय के जो राष्ट्रीय अखबार हैं आप उठाकर देखिए तो उनके पृष्ठ के पृष्ठ जो हैं वो रंगे होते थे इन मुकदमों के बारे में, इन कॉन्स्पिरेसीज के बारे में, इन षड्यंत्रों के बारे में। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और श्रीपाद अमृत डांगे को कैद की सजा मिली। सिंगारवेलू चेट्टियार को बीमार होने के कारण रिहा कर दिया गया। एमएन रॉय और उसकी पत्नी जर्मनी में थे और आरसी शर्मा फ्रांस के नियंत्रण वाले पौंडीचेरी में थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, वो बच निकले और डांगे 1927 में रिहा हुए। और यहाँ मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं किस तरह से हिंदू महासभा के नेता सावरकर ने चिट्ठियाँ लिखकर ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगी थी और उसे सहयोग करने का वचन दिया था। स्टालिनवादी सावरकर की तरफ तो उंगली करते हैं, लेकिन वे ये नहीं बताते कि उनका नेता डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, जेल से इसी तरह की चिट्ठियाँ ब्रिटिश सरकार को लिख रहा था और जेल में रहते हुए डांगे ब्रिटिश सरकार की खुफिया संस्था का सदस्य बन गया था, उससे जुड़ गया था। ये बातें बाद में 1964 में सामने आई। दरअसल सीपीआई से अलग होती हुई सीपीएम ने, उसके नेताओं ने ही ये सारा खुलासा कर दिया, भंडाफोड़ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे ये सारी बात। तो स्टालिनवादियों के आपस के झगड़े में ये पूरा मामला सामने आया और तब बहुत सारे बूर्जो अखबारों ने भी उन चिट्ठियों को जो है प्रकाशित किया। तो डांगे ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि न सिर्फ श्रीपाद अमृत डांगे जो सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, न सिर्फ श्रीपाद अमृत डांगे बल्कि स्टालिनवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के लिए खुफियागिरी कर रहे थे। तो ये जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे। आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम 1920 से 30 के बीच का जो समय है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उस पर हम आएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की पीठ में इन झूठे वामियों ने खंजर घोंप दिया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हम चलते चलते बस आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि श्रीपाद अमृत डांगे जो 1927 में जेल से छोड़ा गया, तो वो उसने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया था, ब्रिटिश सरकार को चिट्ठियां लिख रहा था वो। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में कॉन्फ्रेंस हुई। ये जो पार्टी थी, ये इन नेताओं की गिरफ्तारी हो जाने के बाद पार्टी तितर बितर हो गई थी और जैसे जैसे ये नेता छूटते गए, जेल से बाहर आते गए, तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में इन नेताओं ने कॉन्फ्रेंस की। किसने कॉन्फ्रेंस की? जिसमें 500 डेलीगेट शामिल हुए। और इसको साथियों नोट करना, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई कहती है कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सीपीआई जो है 1920 की जो शानदार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, उसको नहीं मानती, उसको नकारती है। वो कहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। ये 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कैसी हुई मैं बताता हूँ आपको। इसका आयोजक एक सत्यभक्त नाम का व्यक्ति था, जिसके बारे में कम्युनिस्ट सर्कल्स में बहुत बात नहीं की जाती। कम्युनिस्ट पार्टियां उसका नाम भी नहीं लेती हैं। ये सत्यभक्त जो था, ये ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था, ब्रिटिश सरकार का एजेंट था, जिसने 26 दिसंबर 1925 की ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और इसने ये राष्ट्रीय समाजवाद का और राष्ट्रवाद का बड़ा पैरोकार था। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का ये खुला विरोधी था। इसने इस कांग्रेस के अंदर कॉमिंटर्न से जुड़ने का विरोध किया। इस कांग्रेस के अंदर सवाल यह आया कि क्या तीसरे इंटरनेशनल से
लेनिन और ट्रॉट्स्की के नेतृत्व वाले तीसरे इंटरनेशनल से जुड़ा जाए। 1925 में लेनिन की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन चूंकि कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन और ट्रॉट्स्की ने की थी, इसलिए कॉमिंटर्न का नाम लेनिन और ट्रॉट्स्की के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न आया कि क्या कॉमिंटर्न के साथ जुड़ा जाए। तो ये जो सत्यभक्त था, ये इस बात का इसने विरोध किया कि कॉमिंटर्न के साथ जुड़ा जाए। ये कहता था कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए और उसे किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय के डिसिप्लिन के सामने जो है सबमिट नहीं करना चाहिए। उसे किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन के मातहत नहीं करना चाहिए अपने आप को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भारत की हो, भारत उसमें सब कुछ भारतीय हो, भारत हो। तो आज भी आप देखेंगे कि ये जो स्टालिनवादी पार्टियां हैं, इनमें कितने सारे लोग वो यही रोना रोते रहते हैं, बार बार यही बात कहते रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को छोड़ो, रूस को छोड़ो, रूस की क्रांति को छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय सबकों को छोड़ो, भारत में आओ, भारत की बात करो, भारत की ज़मीन पर आओ। तो ये जो सत्यभक्त है, ये उन्हीं का नेता था जो कॉमिंटर्न से जुड़ने का, अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ने का विरोध करते थे और राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय समाजवाद की पैरोकारी किया करते थे। वो कहते थे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का काम भारत के अंदर समाजवाद स्थापित करना और उसका भारत से बाहर कुछ लेना देना नहीं। तो ये सत्यभक्त था, जिसे उस समय तक मैं आपको बता दूं 1925 तक, क्योंकि पार्टी का पतन नहीं हुआ था, उस समय तक जो तमाम लोग पार्टी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल थे, उनमें जो बहुतायत है वो क्रांतिकारियों की थी। वे लेनिन और ट्रॉट्स्की के जो है लेखों से, उनके कार्यक्रम से, कॉमिंटर्न से, उनकी कार्रवाइयों से, लाल सेना की कार्रवाइयों से, कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाइयों से, तीसरे इंटरनेशनल की कार्रवाइयों से प्रभावित थे। और ये तमाम लोग इस राष्ट्रीय समाजवाद का विरोध कर रहे थे। इसलिए सत्यभक्त को उस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया, उसको वहां से अलग कर दिया गया। तो ये जो 1925 की जो कांग्रेस थी, 26 दिसंबर 1925 को जो कांग्रेस हुई, जिसकी सीपीआई जो है वो डोंडी पीटती है, असल में सत्यभक्त ने बुलाई थी, जिसका उद्देश्य कॉमिंटर्न का विरोध करना था, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करना था। वो अंतर्राष्ट्रीयता का वैरी था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल सीपीए और सीपीएम के नेताओं को भी ये इतिहास नहीं पता था। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी जैसे जैसे इस इतिहास को सामने लाई है, जैसे जैसे इतिहास सामने आया है, तो इन लोगों ने अपनी नई राह चुननी शुरू की है। सीपीएम को 1920 याद आने लगा, सीपीएम को 1920 की कम्युनिस्ट पार्टी याद आने लगी, ताशकंद याद आने लगा। 1925 से हम आगे चलते हैं तो 1926 में सीपीआई ने 9 राज्यों में संगठित मजदूर किसान पार्टियों के भीतर काम करना शुरू किया, जिसमें उसे शुरुआत में सफलता भी मिली। अब यहाँ मैं रुककर एक बात कहना चाहूँगा कि जो 1926 में ये जो मजदूर किसान पार्टियां मौजूद थी 9 राज्यों में, ये दरअसल पेटी बूर्जुआ पार्टियां थी, ये रिफॉर्मिस्ट पार्टियां थीं। और इन पार्टियों के साथ जुड़कर काम करने की जो नीति है, मैं आपको बता दूं, ये दरअसल कहाँ से आ रही थी। 1926 आते आते कॉमिंटर्न के ऊपर स्टालिनवादियों का प्रभाव जो है वो मजबूत होने लगा था। इस स्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं। ये जो 1920 से 30 की तरफ हम आ रहे हैं, जिसमें कॉमिंटर्न के अंदर, सोवियत संघ के अंदर और दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर आप देखेंगे कि स्टालिनवादियों का प्रभाव बढ़ता जाएगा और लेनिन ट्रॉट्स्की का प्रभाव घटता जाएगा 1930 तक आते आते, इस एक दशक में। इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसे हम ऐसे देख सकते हैं, इसमें बीच में हम जिस भी साल की हम बात करेंगे, 1925 की बात करें, 26 की करें, 27 की करें, 28 की करें, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं 1930 की तरफ, हम इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक आदमी के सिर पर जो है पेंट डाल दिया जाए, रंग डाल दिया जाए, धीरे धीरे पेंट डाला जाए उसके सिर पर, तो उसके चेहरे से वो पेंट जो है धीरे 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 नीचे आने लगेगा और उसके पैरों तक पहुंचते हुए उस आदमी को पूरा का पूरा उस रंग में रंगते हुए समय लगेगा और उसके आखिरी समय में भी उसके शरीर का जो नीचे का हिस्सा है वो अभी कोरा रह जाएगा, वो नहीं रंगा होगा।
तो 1920 से 30 के बीच का जो समय है, हम इस तरह से उसकी कल्पना कर सकते हैं कि स्टालिनवाद का जो रंग है वो लेनिन की मृत्यु के साथ, बल्कि अगर सही से कहें तो लेनिन की मृत्यु से भी पहले कॉमिंटर्न के अंदर जिनोवेव की लीडरशिप में कुछ ऐसे बदलाव आने लगे थे। सोवियत सत्ता के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी होने लगी थी। पश्चिमी यूरोप में क्रांतियों के पिटने के बाद, क्रांतियों के पराजय के बाद लेनिन के वक्त में ये उलट प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और अगर लेनिन के आप अंतिम समय के लेख देखेंगे तो लेनिन उनके अंदर शपथ ले रहे हैं, लेनिन कसम खा रहे हैं इस ब्यूरोक्रेसी से लड़ने की, इस प्रतिक्रिया से लड़ने की। लेकिन लेनिन को वो वक्त नहीं मिला। लेनिन की मृत्यु हो गई 1924 के शुरू में, और उसके बाद का जो वक्त है लेनिन की मृत्यु के बाद, वो और तेजी से कॉमिंटर्न, सोवियत सत्ता और दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो तेजी से तिरोहित होने लग गई, नीचे की तरफ जाने लगी। तो ये जो 1926 का जो वक्त है, ये ऐसा वक्त है जिसके अंदर स्टालिनवादी अब धीरे धीरे कॉमिंटर्न पर, सोवियत सत्ता पर और दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों पर उनका प्रभाव आने लगा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हावी होने लगे थे, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो आने लगा था। उनके प्रभाव का परिणाम क्या था? उनके प्रभाव का परिणाम था कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्वतंत्र हैसियत को छोड़कर वो मजदूर किसान पार्टियों के भीतर काम करने लगी और उन्हें मान्यता दी। ऐसी पार्टियों के तौर पर उन्हें मान्यता दी उसने, मजदूर किसान पार्टियों के तौर पर, जिन्हें स्टालिन दो वर्ग की पार्टी कहा करता था। और इनकी अगर हम तुलना करें तो चीन में कोमिंतांग के साथ इसकी तुलना की जा सकती है, मजदूर किसान पार्टी। और क्योंकि चीन में उस समय चीनी क्रांति का स्टालिन सर्वनाश कर रहा था, चीनी क्रांति के सर्वनाश का जो समय है वो 1926 का ही समय है, 1926 और 27 का, जिसमें स्टालिन ये लाइन देते हुए कि अभी क्रांति का वक्त नहीं आया है और दुनिया दूसरे पीरियड से गुजर रही है। पहला पीरियड वो कह रहा था कि सोवियत क्रांति का पीरियड था, और उसके बाद दुनिया के अंदर जो है भाटा आ गया था, एब आ गया था, क्रांति का ज्वार नीचे चला गया था। इसलिए स्टालिन का कहना था कि ये ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हमें जो सोशल रिफॉर्मिस्ट पार्टी हैं, बूर्जुआजी की पार्टियां हैं, कोमिंतांग जैसी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इसी नीति का पालन करते हुए एक तरफ तो चीन में कोमिंतांग के सामने समर्पण करके चीनी क्रांति का सर्वनाश किया जा रहा था, दूसरी तरफ भारत में मजदूर किसान पार्टियों के अंदर शामिल होकर एक पॉपुलिस्ट पार्टी बनकर कम्युनिस्ट पार्टी काम करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। इन मजदूर किसान पार्टियों के भीतर काम की ये जो लाइन थी, ये 1928 में उलट दी गई। 1928 में इसलिए उलट दी गई क्योंकि 1928 तक चीन पर यह नीति जो लागू की गई थी, कोमिंतांग के साथ वहाँ मोर्चा बनाया गया था, उसने चीन में क्रांति का पूरी तरह से गला काट दिया था। चीन में क्रांति का सफाया हो गया था, सरवारा क्रांति का। और चीनी क्रांति को नष्ट कर देने के बाद स्टालिनवादियों को ये कुछ देर के लिए अकल आई। उन्होंने भारत में इस नीति को उल्टा, भारत में इस नीति को उलटते हुए उन्होंने चीन में सफाई के बाद उन्होंने छठी कांग्रेस में, कॉमिंटर्न की जो छठी कांग्रेस थी, उसके अंदर जनमोर्चे की इस नीति को, ये जो जनमोर्चे की नीति थी, बूर्जुआजी की पार्टियों, बूर्जुआ और पेटी बूर्जुआ संगठनों के साथ मोर्चे कायम करने की जो नीति थी, इसको रिव्यू किया, इसका दोबारा परीक्षण किया और मजदूर किसान पार्टी की निंदा की गई कॉमिंटर्न की छठी कांग्रेस में। ये थर्ड पीरियड की लाइन थी 1928 में, जिसके अंदर स्टालिन ने कहा कि अब तीसरा पीरियड शुरू हो गया। 1926 की जो जनमोर्चे की लाइन थी उसे उलटते हुए स्टालिन ने कहा कि तीसरा पीरियड शुरू हो गया, अब हमें किसी के साथ मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं है। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपने बूते पर काम कर सकती है। और इसके तहत मजदूर किसान पार्टियों से पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, बाहर आ गई। लेकिन जब तक वो मजदूर किसान पार्टियों से बाहर निकली, तब तक
उसका जो है काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के सामने बहुत शानदार मौका आया। 1928 और 29 में बम्बई में सूती कपड़ा मजदूरों की हड़तालें शुरू हुई। ज़बरदस्त हड़तालें थी और मजदूर वर्ग की पहली कार्रवाई थी जिसके अंदर इतनी शानदार हड़तालें सामने आई थी। मजदूर वर्ग की स्वतंत्र कार्रवाई से कांग्रेस के नेता बुरी तरह घबरा गए। आपको याद दिला दूं कि अंबेडकर ने इन हड़तालों को तोड़ने के लिए दस्ते बनाए थे। मजदूर वर्ग की इन हड़तालों को नाकाम करने के लिए फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलकर अंबेडकर और अंबेडकरवादियों ने दस्ते बनाए थे और कांग्रेस के नेताओं ने सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता की मदद की थी इन हड़तालों को कुचलने के लिए। महात्मा गांधी ने खुद ये कहा था इस हड़ताल के बाद, बम्बई सूती कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के बाद, कि सर्वहारा का राजनीतिक इस्तेमाल खतरनाक है। तो ये जो हड़तालें थी सूती कपड़ा मिल मजदूरों की, पहली हड़तालें थी भारत के अंदर और बड़ी व्यापक हड़तालें थी। इन्होंने पूरी तरह से दहला दिया था और इसके साथ ही इन हड़तालों के प्रभाव में रेलवे मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई थी। 20 मार्च 1929 को पुलिस ने क्रैकडाउन किया और उसने मजदूर किसान पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सारे कम्युनिस्ट नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया और मेरठ षड्यंत्र केस बना दिया, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस बना दिया, जिसमें ये कहा गया कि रेलवे हड़ताल के जरिए ब्रिटिश सरकार को उसका तख्ता उलटने की जो है कम्युनिस्ट पार्टी तैयारी कर रही थी। ये मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस 4 साल तक चला। 1929 में ये मुकदमा शुरू हुआ और 1933 तक चला, जिसमें 27 लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टी के 27 लोगों को जो है इसमें सजा हुई। और इस सब के चलते हुए मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यहाँ जो पार्टी मौजूद है 1920 से 30 की तरफ चल जा रही है, पार्टी 1920 से 30 की तरफ चल रही है। इस पार्टी में 1920 से 30 की तरफ चलते चलते लेनिन और ट्रॉट्स्की का प्रभाव कम होता जा रहा है, क्रांति का प्रभाव कम होता जा रहा है और प्रतिक्रांति का प्रभाव इस पर बढ़ रहा है। और ये इस पार्टी पर नहीं है, ये कॉमिंटर्न पर भी इसी तरह से, तीसरे इंटरनेशनल पर भी इसी तरह से प्रभाव जो है ये बनता जा रहा है स्टालिनवादियों का। सोवियत सत्ता पर भी इसी तरह से प्रभाव बनता जा रहा है। 1920 से 30 की तरफ जब हम चलते हैं तो सोवियत सत्ता पर भी स्टालिनवादियों का प्रभाव बनता जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि 1922 में भी सोवियत पार्टी के अंदर और सोवियत सत्ता के अंदर स्टालिनवादी इतने मजबूत थे कि लेनिन को गोली लगी और वो बिस्तर पर पड़े हुए थे तो स्टालिन और उसके साथियों ने एक षड्यंत्र किया, एक कॉन्स्पिरेसी की, जिसमें वे जो विदेश व्यापार है उसके ऊपर से सोवियत सत्ता की मोनोपोली को, उसके एकाधिकार को खत्म कर देना चाहते थे। तो लेनिन ने लियोन ट्रॉट्स्की को पत्र लिखा कि वो पोलित ब्यूरो की मीटिंग में जाए और पोलित ब्यूरो के इस फैसले को उलटने के लिए लेनिन की तरफ से काम करे। तो लेनिन और ट्रॉट्स्की के हाथ मिला लेने के बाद उनके साझे प्रयास से लेनिन बिस्तर से नहीं उठ सकते थे, लेकिन ट्रॉट्स्की वहां गए और ट्रॉट्स्की ने स्टालिन के इस कुत्सित षड्यंत्र को उलट दिया। पोलित ब्यूरो के ज़्यादातर सदस्य लेनिन और ट्रॉट्स्की के, लेनिन का लेटर उन्होंने, ट्रॉट्स्की ने पोलित ब्यूरो में रखा, जिसका मेजोरिटी ने समर्थन किया, लेकिन स्टालिन ने उसे वहाँ अपोज किया। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, इसको फॉरेन ट्रेड को, उसके ऊपर मोनोपोली खत्म करने की सोवियत राज्य की, इसको उलट दिया गया था। तो लेनिन के समय से ही 1920 से अगर हम कहें 1921 और 22 और 23, 24 से होते हुए और 30 तक, तो ये लगातार जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी थी उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और सोवियत ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव क्यों बढ़ता जा रहा था वो मैंने आपको बताया कि उसकी वजह थी सोवियत ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ने की, क्योंकि क्रांति जो है, क्रांति सोवियत संघ के बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, यूरोप के अंदर क्रांतियां नहीं हो पा रही थी, यूरोप के अंदर क्रांतियों की पराजय हो गई थी, जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, सब जगह क्रांतियों की पराजय हो गई थी। और सोवियत संघ के अंदर जो संगठित मजदूर वर्ग था उसे सिविल वॉर ने, जो गृह युद्ध सोवियत संघ के अंदर चला क्रांति के ठीक बाद,
श्वेत गाड़ियों के साथ 16 देशों का 16 साम्राज्यवादी पूंजीवादी देशों के सहयोग से श्वेत गाड़ियों ने लगातार हमला किया सोवियत सत्ता पर, उसके लिए एक चुनौती बने रहे। तो इस लंबी लड़ाई में मजदूर वर्ग और इंडस्ट्री पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। सरबराह नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी और लाल फौज के भी जो सबसे कारगर दस्ते थे वे क्षत विक्षत हो गए थे। उसमें सबसे बढ़िया फोर्सेस जो थी वो खेत रही थी, वो मारी गई थी लाल सेना की। और अब जो वहाँ जो कुछ बचा था उसके अंदर धीरे धीरे प्रतिक्रांति का जो प्रभुत्व है वो उसी तरह से मजबूत होता जा रहा था जैसे उससे पहले भी दुनिया की तमाम क्रांतियों में ये जो प्रतिक्रिया का प्रभुत्व है ये मजबूत हुआ है। जब क्रांति अपने उफान पर होती है तो क्रांति का अग्रदल मजबूत होता है, और जब क्रांति का ज्वार उतरने लगता है तब उसका जो पिछवाड़ा है, उसका जो पिछला हिस्सा है वो मजबूत होने लगता है और पीछे हटती हुई क्रांति प्रतिक्रांति के हाथों में पड़ जाती है। तो ये इतिहास है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से 1920 की ये शानदार कम्युनिस्ट पार्टी 1930 तक जाते जाते हम देखेंगे कि ये अपने विकार की तरफ जाने लगती है। इसके अंदर, इस पार्टी के अंदर जो एजेंट हैं डांगे जैसे, उनके लिए जगह बनने लगती है और जेल से ये नेता जो हैं ये ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। तो ये गले सड़े नेता जो हैं, जो पार्टी के राइट विंग के नेता हैं, तो इनका जो प्रभुत्व है पार्टी के ऊपर वो बनने, अगली लेक्चर्स में चर्चा करेंगे, कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। कल और परसों हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और इसके माध्यम से हम बताएंगे। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि 1920 से 30 तक आते आते ये जो सीपीआई थी जिसका 1920 में संगठन हुआ था, इसका अंत हो जाता है। और ये जो सीपीआई थी जो लेनिन और ट्रॉट्स्की के लीडरशिप वाले कॉमिंटर्न के निर्देशन में संगठित हुई थी, इसका पूरी तरह से अंत हो जाता है। अब कल हम आपको बताएंगे किस तरह से 1933 में फिर से सीपीआई का पुनर्गठन होता है, मगर इस बार सीपीआई पूरी तरह से 1933 में स्टालिनवाद के फंदे में है और इसके बाद का जो सीपीआई का पूरा विकास है वो पूरी तरह से विकृत है, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि 1933 में जब ये पार्टी संगठित होती है ठीक वही समय है जिस समय स्टालिनवादियों की जो है गलत नीतियों से, उनकी कुत्सित नीतियों से जर्मनी के अंदर हिटलर का उभार होता है और हिटलर सत्ता में आ चुका होता है। तो हिटलर के सत्ता में आना और कम्युनिस्ट पार्टी का 1933 में यहाँ दोबारा से पुनर्गठित होना, ये दोनों साथ साथ चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरह से यहाँ से ये जो पार्टी का, नई पार्टी का विकास है। और ये यही नहीं है, चीन में भी इसी तरह, चीन में भी इसके साथ साथ पार्टी बन रही है 1933 में। 1932-33 में एक नई पार्टी बन रही है जो चीन में मजदूर पार्टी नहीं है, अब वो किसानों की पार्टी है जिसमें मजदूरों का कोई हिस्सा नहीं है। चीन में जो पहले पार्टी काम कर रही थी, जिसने क्रांति की थी 1925 और 26 में, वो क्रांति मजदूरों की पार्टी थी, जो वो पार्टी मजदूरों की पार्टी थी जिसमें 97% मजदूर थे। और जो नई पार्टी फिर वहाँ 1933 में बनी, 1932 और 33 में माओ त्से तुंग ने जो पार्टी बनाई, उसमें 6% भी मजदूर नहीं थे, सरबराह नहीं थे, सब किसान थे। तो किसान पार्टी थी। और उसी तरह से भारत के अंदर ये एक विकृत पार्टी जो है 1933 में हम बताएंगे किस तरह से सीपीआई जो है दोबारा से संगठित होगी और किस तरह से उसके बाद ये सीपीआई उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ, मजदूर संघर्ष के साथ, किसान संघर्षों के साथ घात पर घात करेगी, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये पार्टी पूरी तरह से क्रांति की नहीं प्रतिक्रांति की पार्टी बनकर जो है सामने आएगी। तो आज हमने इस पर चर्चा की है और हम कल और परसों इस सीरीज़ को जारी रखेंगे जिसमें हम आपको वो तमाम तथ्य बताएंगे जिस पर स्टालिनवादी पर्दा डालते हैं, जिस पर वे बात नहीं करते और जिन पर पर्दा डालते हुए वे जो है इस बात पर पर्दा डाल देते हैं कि
ये जो पार्टी है जिसकी विरासत वे क्लेम कर रहे हैं, जिसके इनहेरिटेंस वे क्लेम कर रहे हैं, वे उनकी पार्टी से बिल्कुल अलग ही नहीं बल्कि उलट पार्टी है। दोनों का कार्यक्रम बिल्कुल उलट है, दोनों की गतिविधियां बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हैं, दोनों की लीडरशिप के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो सीपीआई है इसका पतन हुआ, और साथ ही हम आपको बताएंगे, तीसरी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि सीपीआई के इस पतन के साथ साथ किस तरह से यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप पर दुनिया की सबसे शानदार और चमकती हुई पार्टियों में से एक ट्रॉट्स्कीवादी बीएलपीआई का जन्म हुआ, जिसने भारत के सांप्रदायिक विभाजन का विरोध करने वाली वो अकेली पार्टी थी, जिसने नौसैनिक विद्रोह को समर्थन दिया, जिसने 1942 में सीपीआई की गद्दारी का विरोध किया। और ये छोटी सी पार्टी फिर से बीएलपीआई, जिसको हमने वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के रूप में जो है पुनर्गठित किया है, उसकी नींव पर वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी को खड़ा किया है। तो इसके बारे में हम तीसरी सीरीज में बात करेंगे, परसों बात करेंगे, कल हम बात करेंगे सीपीआई का जो पतन है, जो अब 1930 से 1930 तक आज हमने बात की है, जहाँ से सीपीआई का पतन अभी शुरू हो रहा है। इसके नेता जो हैं वो जेल के अंदर से सावरकर की तरह डांगे जैसे नेता चिट्ठियाँ लिख रहे हैं ब्रिटिश सरकार को, और कांग्रेस के साथ वे संघात बना रहे हैं, कांग्रेस के साथ सहबंध बना रहे हैं, कांग्रेस की पूछ पकड़ रहे हैं बजाय कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के। और कॉमिंटन की जो थीसिस है, जिसमें क्रांति को क्रांतिकारी जनवादी क्रांति बताया गया था, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हुए वे कांग्रेस की पूछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वक्त था, इसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से 1926 में बूर्जुआ सुधारवादी पार्टियों के साथ सहबंध बना रहे हैं, और किस तरह से स्टालिनवादी सहबंध बना रहे हैं, और किस तरह से 1928 में फिर उस सहबंध को वे तोड़ रहे हैं चीनी क्रांति की हार के बाद। तो इस पर आज हमने बात की। 1920 से 30 के बीच में जो कम्युनिस्ट पार्टी का, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विकास है, तो हम इसे स्वर्ण काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही एक ऐसा पीरियड है जो 1920 में एक चमकते हुए दौर से शुरू होता है और धीरे धीरे अंधेरे की तरफ, धुंधल की तरफ जो है वो चलता जाता है। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है 3 दिन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम जिस पार्टी की रचना कर रहे हैं, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी की रचना कर रहे हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई आपके पास लोग ही कितने, आपके पास काडर ही कितने। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये जो पार्टी जिसकी कॉमिंटन ने रचना की थी, लेनिन और ट्रॉट्स्की की नेतृत्व में जिसकी रचना हुई थी और जिससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद दहल गया था, इस पार्टी के सिर्फ 7 सदस्य थे, सिर्फ 7 लोगों ने जो है ये पार्टी शुरू की थी, और वो भी विदेश में बैठकर, तुर्कमेनिस्तान के ताशकंद। तो सवाल ये नहीं होता कि पार्टी में कितने लोग हैं, सवाल है पार्टी का कार्यक्रम क्या है। अगर पार्टी का कार्यक्रम क्रांति की तरफ निर्देशित है तो ये क्रांति की पार्टी है। अगर उसका कार्यक्रम पार्टी की तरफ निर्देशित नहीं है तो चाहे वो 10 लाख की पार्टी हो, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन की तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्ता भी नहीं हिला सकती। वो सिर्फ यही कर सकती है जो ये पार्टियां आज आपके सामने कर रही हैं कि वे बिहार में राहुल, लालू और तेजस्वी के जूते झाड़ रही हैं। तो साथियों, एक कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास क्या है, उसका चमकता दौर कौन सा है और किस तरह से उसका पतन हुआ, किन किन कारणों से, किस रास्ते से वो पतन का शिकार हुई, इस पर हम विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे अगले 2 दिन। और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये सीरीज़ हमारी चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और उसके ऊपर हम एक सीरीज़ कर रहे हैं सीपीआई से डब्ल्यूएसपी तक, कम्युनिस्ट आंदोलन की एक सदी। तो ये जो पूरा 100 साल का इतिहास है कम्युनिस्ट पार्टी का, इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है, और इस पर हम ये 3 लेक्चर कर रहे हैं। एक लेक्चर हमारा आज खत्म हुआ है, अगले 2 दिन हम कल हम विचार करेंगे कि किस तरह से हम आपको बताएंगे किस तरह से सीपीआई, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, तिरोहित हुई, क्रांति की राह छोड़कर वो शासक वर्गों की गोद में जा बैठी, उनसे लॉलीपॉप चूसती रही, और किस तरह से बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का उदय हुआ, बीएलपीआई का उदय हुआ, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की बहुत कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ आप में से ज़्यादातर बहुसंख्यक जो साथी हैं जो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हैं, उन्होंने बीएलपीआई का नाम भी नहीं सुना होगा, या कम से कम
वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से पहले तो आपने सुना ही नहीं था। तो उसके शानदार इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे, ये चर्चा चलती रहेगी। तो साथियों, आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, 1.25 घंटा हो गया लेक्चर को, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी 6 बजे, और परसों आपसे फिर मिलेंगे, और ये 3 सीरीज़ में हम इस लेक्चर सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, जो साथी साथ रहे, जिन्होंने सुना उनका धन्यवाद। इस लेक्चर सीरीज़ को जितना हो सके साथियों शेयर करें, ताकि भारत में कम्युनिस्टों का जो इतिहास है, कम्युनिस्ट आंदोलन का जो इतिहास है, उसे युवा पीढ़ी जान पाए, समझ पाए। वो सीपीआई के, स्टालिनवादियों के का जो शर्मनाक इतिहास है, जिसमें उन्होंने पहले ब्रिटिशर्स की दलाली की, फिर कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा जैसी पार्टियों की, बुर्जुआ पार्टियों की दलाली करते रहे। तो ये जो काला और शर्मनाक इतिहास है, ये कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास नहीं है, ये स्टालिनवादियों का इतिहास है। कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास हम आपको बताएंगे, वो चमकता हुआ शानदार इतिहास है, जिस पर आपको गर्व होगा, जिसे आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये हमारा इतिहास है। तो ये सावरकर के दोस्तों का, डांगे जैसे, श्रीपाद अमृत डांगे जैसे लोगों का जो इतिहास है, ये कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास नहीं है, गद्दार स्टालिनवादियों का इतिहास है। तो साथियों, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। कल और परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। लाल सलाम।